अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ प्रोफेशनलिज्म इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर तो आप जानते हैं कि जिस उसे कहते हैं कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोफेशनलिज्म हेल्थ केयर की डेफिनेशन अगर देखें तो हाउ अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड लुक एंड बिहेव इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किस तरह बिहेव करना है, किस तरह ट्रीट करना है और किस तरह दिखना है अपने हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते वक्त। ये प्रोफेशनलिज्म है, ठीक है। नाउ जो हेल्थ केयर के अंदर अम्ब्रेला के अंदर जो 3 डोमेन्स आते हैं उसमें नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं KSA, K फॉर नॉलेज, S फॉर स्किल एंड A फॉर एटीट्यूड। ये 3 डोमेन्स जो हैं वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के प्रोफेशनलिज्म प्रोफाइल में होने चाहिए। तो आइए हम नंबर वन बाय वन करके इन सबको डिस्कस करते हैं। नाउ है नॉलेज। नंबर 1 है नॉलेज। नॉलेज के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर कि उसकी नॉलेज का एक्सटेंड किस लेवल का होना चाहिए। इस लेवल का होना चाहिए कि उसको डिफरेंशिएशन, कोरिलेशन एंड यूजेज ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स आने चाहिए। आगे 3 और हैं, वो भी मैं पढ़ाती हूँ आपको। पहले इसके अंदर आपको पहले जो आता है वो है डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट करना उसको आना चाहिए कि नॉर्मल थिंग और एबनॉर्मल पैथोलॉजी में, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल फीचर्स ऑफ डिजीज़ में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो ये उसका इल्म होना चाहिए, उसकी नॉलेज का हिस्सा होना चाहिए, ठीक है। को रिलेट करना आना चाहिए कि बायोलॉजिकल वर्सेस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन हेल्थ डिजीज़ वाइज अगर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है और उसमें कहा जाता है कि इस पेशेंट का जो है वो किडनी पेन है बेसिकली और आपने अल्ट्रासाउंड करना है या CT स्कैन करना है, तो आप जानते हैं कि एब्डोमेन में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। आप उस चीज़ को फोकस करते हुए उस चीज़ को कोरिलेट करें सिर्फ जिसकी पैथोलॉजी बताई जा रही है या पूछी जा रही है, जिसके ऊपर फोकस है। तो ये कोरिलेशन आपको उसी वक्त आएगा जब आपको बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकल जो है फैक्टर्स के ऊपर इल्म होगा हेल्थ एंड डिजीज़ में, ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज़ में। अच्छा, यूजेज ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स आप जानते हैं कि क्या क्या हैं, ठीक है। आपने उनको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करना है अपने क्लिनिक्स में, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग के दौरान, इंटरव्यूज़ लेते हुए, असेसमेंट करते हुए, मैनेजमेंट करते हुए, जिसमें आपको पता है कि प्रिंसिपल्स का भी ख्याल रखना है आपने और हर तरह के एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। जस्टिफिकेशन ऑफ मेडिकल इशूज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल एंड सोशल इंक्वायरीज। इसका मीन्स ये है कि आपने जो है कोई भी ऐसी बात जो कि मेडिकल इशूज़ से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपके सोशली और साइकोलॉजिकल एक बैकग्राउंड बना होता है कि फ़लाँ चीज़ कराने से ऐसा हो जाता है, फ़लाँ चीज़ कराने से ऐसा हो जाता है, तो वो भी आपने क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व करनी है। ये भी आपकी नॉलेज का पार्ट है कि आप उसके मुताबिक पेशेंट को कितना नॉलेज दे सकते हैं ताकि उसका जो मिथ है सोशली या साइकोलॉजिकली वो ब्रेक डाउन हो और वो मेडिकल जो आपकी फैसिलिटी है उसको एक कंसर्न बिहाफ कर ले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जहाँ ज़रूरत पड़े, आपकी नॉलेज है ये कि आपको पता है कि फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहाँ करना है और कहाँ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से जो है पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है। मतलब फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन से मुराद ये है कि जहाँ पे मेडिसिन यूज़ करनी है और कहाँ पर ऐसी है जहाँ पे मेडिसिन यूज़ नहीं होगी। अगर हम अपनी रेडियोलॉजी के बिहाफ पर देखें तो हमें बहुत सारे टेस्ट में जो है विद कंट्रास्ट स्टडी करनी पड़ती है जो कि हमारी फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसमें हमें विदाउट मेडिसिन दिए, कंट्रास्ट दिए भी वो चीज़ एविडेंट हो सकती है। तो ये आपकी नॉलेज का पार्ट है कि आपने डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ किस पेशेंट के लिए सुटेबल है, ठीक है। उसके बाद ये है कि 6th एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ नॉलेज, यू शुड बी एन एविडेंट बेस्ड, ठीक है। आपने क्लिनिकल सिचुएशन को प्रूव करना है तो एविडेंस के बिहाफ पर करना है, एस्टैब्लिश्ड रीजन के बिहाफ पर करना है। ऐसे नहीं मतलब करना, आपके पास उस चीज़ का प्रॉपर रिसर्च हो, पूरी नॉलेज हो। तो ये चीज़ें जो फैक्टर्स हैं, ये 6 फैक्टर्स आर बेसिकली अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नॉलेज इन हेल्थ केयर प्रोफेशन। नाउ वी आर कंसर्न ऑफ स्किल्स। स्किल्स हमारे पास 4 तरह के स्किल्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल में मस्ट हैं। नंबर 1 रिटन, वर्बल, नंबर 3 मैनेजमेंट स्किल, नंबर 4 रिसर्च स्किल। बहुत सारे नामों से ही आपने पहचान लिया होगा कि बेसिकली इसमें किस चीज़ों को फोकस किया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब स्किल्स जो हैं वो आप वर्ड्स के थ्रू बयान करते हैं और जो आप लिखते हैं वो बेसिकली वो नॉलेज आपकी उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अब इसके अंदर 4 बातें जो हैं वो आपकी रिटन स्किल्स और रिफाइंड रिटन स्किल्स को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? पेशेंट की तमाम वो डिटेल्स जो कि वो आपको मेडिकली इंपॉर्टेंट होती है, एसेंशियल होती है, वो आपको दे रहा होता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री उसकी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। इट शुड बी नॉट एक डिटेल और एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बल्कि कॉम्प्रिहेंड फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। उसका अपडेटेड मेडिकल रिकॉर्ड जो कि किस तरीके से होना चाहिए, जो कि क्लियर होना चाहिए, ठीक है। CCA मतलब क्लियर, कॉन्साइज एंड एक्यूरेट। ये खासियत आपकी मेडिकल जो आप मेडिकल लिखेंगे रिकॉर्ड पेशेंट का, उसके अंदर ये 3 चीज़ों की जो CCA है वो प्रॉपर नॉलेज की आपकी एक कहते हैं एक रिफ्लेक्शन होती है। कॉम्पिटेंसी इन मेडिकल राइटिंग, राइट। आप जब मेडिकल राइटिंग्स करते हैं तो हम बहुत जगह मेडिकल जार्गन्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बहुत जगह सिम्बॉलिकल लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के अंदर कॉम्पिटेंसी कब आती है? जब आप मेडिकल स्किल्स को, राइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है ऐसा जो जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो खुल के सामने आए या आप राइटिंग स्किल्स में के मामले में कितने नॉलेजेबल हैं ये पता चले। तो बेसिकली यू हैव टू राइट मैनेजमेंट प्लान्स, डिस्चार्ज समरीज, रेफरल नोट्स, ठीक है। मैनेजमेंट प्लान्स मतलब कि जो आपने मैनेज करने के लिए आगे नोट्स दिए हो पेशेंट को कि आपने ये खाना है और ये चीज़ से अवॉइड करना है, ये मैनेजमेंट प्लानिंग्स में आ जाती है। डिस्चार्ज समरी से मुराद ये है कि इस पेशेंट को अभी हम इस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, फलां डेट पे और ये स्टिचेस हैं और ये इसका एहतियात है, ठीक है। आगे आ जाता है रेफरल नोट्स। फॉर सपोज अगर आपकी फैसिलिटी नहीं है और आप किसी और हॉस्पिटल में उसको रेफर कर रहे हैं तो आप उसकी तमाम रेफरल नोट्स लिखने आने चाहिए।
नाउ है वर्बल स्किल। वर्बल स्किल बेसिकली हम वर्ड्स के थ्रू अपने जो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो शो करते हैं, ठीक है। और वर्बल स्किल्स में भी एक नॉलेजेबल जो है अक्कासी होनी चाहिए, रिफ्लेक्शन होना चाहिए। उसके लिए जो है बेसिकली हमें कहाँ कहाँ एक प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ केयर की प्रोफेशनल लाइफ में वर्बल स्किल्स ज़्यादातर कहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं, जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं या कोई हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं पेशेंट का, या फिर उसको कोई चीज़ के लिए गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं मैनेजमेंट के हवाले से, तो हमें वहाँ पर ये वर्बल स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा रिलेशनशिप विद पेशेंट जो है वो पोलाइट, लॉयल, इस लेवल का टोन होना चाहिए कि जो आपकी सारी बातों को वो माने, ठीक है, और अपनी डिटेल्स सही से प्रोवाइड करें, ठीक है, और कंफर्टेबल जोन में आपके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपकी जो लैंग्वेज है ना वो, और टोन ऑफ लैंग्वेज एंड द यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज मस्ट इन दिस स्किल, ठीक है। इसमें आप ई कम्युनिकेशन की मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें हम टेलीफोनिक या टेली जो मेडिसिन है या टेली रेडियोलॉजी जो है उसके थ्रू जो है आजकल हम बात कर रहे होते हैं, मतलब पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हैं, उससे डिटेल्स ले रहे होते हैं। तो जो ई कम्युनिकेशन में है वो तो हम फिजिकली वहाँ पर नहीं होते ना, तो हम वो टेलीफोनिक कॉल के जरिए या हम एक कहते हैं एक ऐसे नेटवर्किंग के जरिए उसके साथ लिंक में होते हैं, तो वहाँ पर हमारा वर्बल स्किल बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसी तरीके से सेमिनार्स में अगर आप एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं विद पेशेंट्स भी हैं आपके, तो आप एक मुहज़्ज़ब लैंग्वेज इस्तेमाल करें, ठीक है, जो उनके लिए समझने में भी आसानी हो और आपकी बात का असर भी हो। बेड साइड सेशन से मुराद ये है कि आप जब पेशेंट आपका बेड पर है और आप उसको कुछ समझाने आ रहे हैं, तो आपकी टोन जो है ना वो बहुत ऐसी होनी चाहिए कि वो बात को फील करे और अच्छे से समझे, ठीक है, उसको पॉजिटिव फीलिंग्स में लेके जाए, ना कि वो इरिटेट हो मजीद, ठीक है। इस तरीके से आपके पास पेशेंट अगर कोई ओपीडी में आता है तो आप उसको इस तरह गाइड करें कि वो जो है आउटसाइड पेशेंट जो है, आउट पेशेंट्स डे जो होता है उसमें वो कंफर्टेबल फील करे आपसे और सेटिस्फाई होकर जाए। स्किल्स में आपको जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी आपके पास इस तरह की एबिलिटी होनी चाहिए कि आप क्लियरली, ठीक है, कंसिडरेटली एंड सेंसिटिवली, एक मिनट, कंसिडरेटली, ठीक है, एंड सेंसिटिवली अपनी बात को कम्युनिकेट करें, ना सिर्फ पेशेंट से बल्कि अदर पब्लिक से भी, आपके साथ जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल कोलीग्स हैं उनके साथ भी, ठीक है, क्योंकि आप जब आपस में भी बात कर रहे होते हैं तभी पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को नोटिस कर रहे होते हैं। तो आपको जो है उसमें क्लियर, कोई कोड वर्डिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना होता, ठीक है, कोई इनडायरेक्ट स्पीच नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेबल मतलब ये होना चाहिए कि आपकी बात की रिगार्ड रखा जाए, रिकमेंडेड बात करें आप, ठीक है। और सेंसिटिवली मतलब कोई ऐसा सेंसिटिव इशू ना छेड़ के बैठ जाए जिससे सुनने वाले भी और पेशेंट भी फ्लेयर अप हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ का भी ख्याल रखना है कि कम्युनिकेट करना है आपने CCS को, ठीक है। इसी तरीके से कॉम्पिटेंसी आपकी होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल एक तरीके की कि आप पेशेंट से उतनी बातें ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं और फिर उसके बाद आप उसको जो प्रेजेंट करेंगे वो भी उसके लिए बड़ा मैटर होगा। तो आपकी कॉम्पिटेंसी इसमें आएगी जब आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। तो कॉम्पिटेंसी का लेवल जो है आपकी राइटिंग स्किल्स में भी आएगा जब आप बार बार लिखते जाएंगे, वर्बल स्किल्स में भी आएगा जब आप बार बार इससे गुजरेंगे, ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशनल केयर एंड काउंसिल। काउंसिल का जो फैक्टर है वो वर्बल स्किल्स से ज़्यादा किसी और चीज़ में नहीं है, ठीक है। तो काउंसिल करना है अपने पेशेंट को, तो आपको उसके लिए अपनी जो भी आपकी गाइडलाइन है उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप अगर केयर देना चाहते हैं किसी को तो आपके जो वर्बल जो स्किल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। काउंसलिंग जो है वो की जाती है वर्बल स्किल्स के थ्रू। मैनेजमेंट स्किल्स में जो है बेसिकली क्या आता है, आपका डायग्नोसिस करने का चैनल आता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, उसको डायग्नोस कैसे करके देना है, ऐसे करके देना है कि पहले आपने इंटरप्रेट और इंटीग्रेट करना है हिस्ट्री, यानी आपने हिस्ट्री टेकिंग स्किल, अगेन आपकी रिटर्न जो स्किल्स हैं आपकी वर्बल स्किल्स इसमें यूटिलाइज होंगी, ठीक है। आपने हिस्ट्री इस लेवल की लेनी है कि आप फाइंडिंग्स तक पहुंच जाएं, वो पेशेंट आपको फाइंडिंग्स के बारे में नॉलेज दे, या फिर आपको कोई डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कराना हो तो आप फाइंडिंग्स तक पहुंचें, ठीक है, उसकी एग्जामिन करें, आप फाइंडिंग्स तक आएँ, फिर उसके बाद आप डायग्नोसिस तक आ सकते हैं। तो ये एक चैनल है कि आपने इंटरप्रेट और इंटीग्रेट करना है हिस्ट्री को, ठीक है, और फिर आपने एग्जामिन करना है फॉर फाइंडिंग्स, ठीक है, देन यू विल गेट द डायग्नोसिस, देन यू विल अराइव एट द एप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। दिस इज अ चैनल जिसमें आपने इंटरप्रेट, इंटीग्रेट, एग्जामिन एंड डायग्नोसिस करनी है, ठीक है। नाउ जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि प्रायोरिटाइज करना क्लिनिकल प्रॉब्लम फॉर द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसका फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन उसकी किडनी में भी स्टोन है, ठीक है। आपने स्कैन किया, आपको किडनी में भी स्टोन दिखता है, लेकिन अभी उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत क्या है कि उसका फ्रैक्चर को जो है वो पहले ट्रीट किया जाए। तो इस तरीके की प्रायोरिटी रखना, इस तरीके का प्रायोरिटाइज करना, ये बेसिकली आपके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि आप किस तरह पेशेंट को मैनेज करेंगे। जब वो हील हो जाए उससे, तो वो चीज़ जो उसको भी इतनी सिम्टोमेटिक नहीं है तो वो आप उसको भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। प्रायोरिटाइज करना बेसिकली ये चीज़ है। फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स, यानी वही आपकी मेडिसिन यूज़ करनी है या नहीं करनी है आपने। नॉन फार्माकोलॉजिकल एजेंट सिस्टम, इसका इलाज करना है, साइकोलॉजिकल जिसमें एस्पेक्ट आ जाते हैं, या फिर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स देने हैं उसको, तो ये आपने उसको मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर काउंटर होता है कि आपने गाइड करना है, काउंसिल करना है उसको। सेकंड थिंग, द लास्ट मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इसमें भी काउंसलिंग है, ठीक है। काउंसलिंग का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली क्या बताता है कि आपने गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, केयर देनी है पेशेंट को, इन्फॉर्मेशनल केयर देनी है बेसिकली, ठीक है। तो ये किस तरीके से देनी है, आपने इंडिपेंडेंटली देनी है। ऐसा नहीं कि आपने मजमा इकट्ठा कर लिया और पेशेंट के साथ आप उसको काउंसिल कर रहे हैं, नहीं, उसको इंडिपेंडेंटली आपने उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करना है कि हमने आपका ट्रीटमेंट तो कर दिया है, अब आप ये चीज़ों के ऊपर ख्याल करेंगे तो आप जल्दी हील हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पेशेंट मैनेजमेंट स्किल की अम्ब्रेला के अंडर आते हैं ये टॉपिक। लास्ट स्किल इज रिसर्च स्किल, ठीक है। रिसर्च स्किल में बेसिकली आप रिसर्च अपने नाम से बता रहा है कि आपका लिटरेरी जो है रिसर्च कितना होना चाहिए, ठीक है। आपकी लिटरेचर के ऊपर जो भी आप पढ़ रहे हैं, रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, उस लिटरेचर में क्या स्टैंडर्ड्स नए गाइडलाइंस आए हैं और क्या चीज़ों को एब्सोल्यूट किया है उसके बारे में आपकी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसको इंप्लीमेंट कर सकें, सही है। इस तरीके से आप ट्रेनिंग करते रहें, सेशन करवाते रहें, ताकि जो न्यू ट्रेंड्स आए हैं वो चीज़ों से आगाही होते रहे, ठीक है। अब आ जाती है बात जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें, कि आपने जो रिसर्च के लिए स्किल्स के अंदर जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा कंसिडर करनी है वो ये कि अप्रूव्ड आर्टिकल्स को आपने कंसिडर करना है, और जो अप्रूव्ड नहीं है उनको आपने छोड़ देना है, उनको रिव्यू नहीं करना है। ओनली रिव्यू एंड स्टैंडर्ड आर्टिकल्स
आर्टिकल्स टू इम्प्रूव क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। ओनली रिव्यू अप्रूव्ड आर्टिकल्स, और इसके अलावा जितने भी आर्टिकल जो कि अभी अप्रूव नहीं है या इनलेन है या रिजेक्टेड है वो आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल 4 skills related to healthcare professional. The last most thing under the umbrella of healthcare professional components के ऐसे नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। तो एटीट्यूड में आप देख सकते हैं कि आपका एटीट्यूड 3 तरह के लोगों से इंटरेक्शन होता है, पेशेंट से, सोसाइटी से और अपने आप की डेवलपमेंट से, ठीक है। जो पेशेंट के साथ रिलेशनशिप होता है वो थेरेप्यूटिक होता है, यानी यू आर गोइंग टू क्योर हिम, यू आर गिविंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू हिम और हर, ठीक है। तो आप उनके साथ रिलेशनशिप में किस तरह होते हो, थेरेप्यूटिक वर्सेस एथिकल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जहाँ पर आप उनके तमाम एथिकल वैल्यूज़ का भी ख्याल करते हो और केयरिंग एटीट्यूड रखते हो। सेल्फ डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, आप वहाँ पे सबके ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का नहीं करते और सेल्फ पे यानी अपने ऊपर होने वाले तमाम तनाज़ात का बड़े अप्रोप्रिएटली और नाइसली रिप्लाई देते हो, ठीक है। और इसी तरीके से सोसाइटी के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होता है एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनलशिप, तो वो एथिकल एंड लीगल रिलेशनशिप होता है। यानी इफ़ यू आर अ लर्नड पर्सन, अ लर्नड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सो यू मस्ट बी लाइबल इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग योर गुड ड्यूटी, ठीक है। आप सोसाइटी के नज़रिए में अगर सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हो अपनी ड्यूटीज़, तो आप लीगली सू किए जा सकते हो, तो इस चीज़ का ख्याल रखना होता है।